आइए देखते हैं इस सवाल को, जिसमें कहा गया है कि एक ब्लॉक है जो इस स्मूथ सरफेस पे चल सकता है। यहाँ से एक रस्सी अटैच्ड है एल लेंथ की, और यहाँ पे एक बॉल टंगी हुई है। ये भी एम मास की है और ये भी एम मास के हैं। अब अगर इस बॉल को हम वर्टिकल से थीटा एंगल पे ले जाके रेस्ट से रिलीज कर देते हैं, तो पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बी क्या होगा टिल द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो इनिशियली यहाँ कहीं होगा, क्योंकि ये भी एम मास है, ये भी एम मास है। पहले ये भी रुका हुआ है, ये भी रुका हुआ है। अब जब ये चलना शुरू करेगा तो देखिए टेंशन जो लग रहा है वो तो एक इंटरनल फोर्स है। दोनों की ग्रेविटीज वर्टिकल फोर्स है, और यहां पर एक नॉर्मल लगेगा। क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है, उसको आप इग्नोर करिए। और ये सारे फोर्सेस वर्टिकल हैं, तो आपके पास कोई, या सिस्टम के पास कोई हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, राइट। सिस्टम के पास कोई हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट नहीं होगी। डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जो है वो नहीं होगा, जीरो होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास केवल वर्टिकल दिशा में चल सकता है, दैट्स इट। ओके। और सेंटर ऑफ मास वर्टिकल दिशा में चला, मान लीजिए वाई सी, तो वाई सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1। भाई चलिए m इसको m1 मान लेते हैं। तो जो मास है वो तो एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम पे चल रहा है ना, हॉरिजॉन्टल टेबल पे चल रहा है। इसका y में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, तो हमने m1 y1 लिख दिया। ओके, ये तो जीरो हो गया। प्लस दूसरे वाला मास की देखें तो दूसरा वाला जो मास है वो वर्टिकल में इतना उतर के आया है। और ये दूरी आप देखिए पूरे एल में से अगर हम एल कॉस थीटा को माइनस कर दें तो आ जाएगी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं एल माइनस एल कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, दैट इज 2m। तो यहां से देखिए आंसर आ जाता है, एल कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, L बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा। और सही आंसर हो जाता है बी। तो ये बेस्ड है, आप कह सकते हैं ये बेस्ड है सिंपली सेंटर ऑफ मास प्रिंसिपल पे, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्रिंसिपल पे बेस्ड है।